आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। खैरागढ़ में रास गरबा महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ। पारंपरिक वेशभूषा में झूमे युवा, हर आयु वर्ग के प्रतिभागियों को मिला मंच। गौवंश को राज्य माता घोषित करने की मांग। खैरागढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचे सैकड़ों गौ सेवक। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव का खैरागढ़ दौरा। कार्यशाला में रखे विचार। जीएसटी कटौती को मंत्री ने बताया राहतकारी। मंत्री यादव को मिला गार्ड ऑफ ऑनर। संकल्पों के साथ जामुल से डोंगरगढ़ की पदयात्रा। बेटी बचाओ और धर्म रक्षा का संकल्प। पदयात्रा में से उठी बदलाव की आवाज। चलिए बढ़ते हैं राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। राजनांदगांव जिले के दूरस्थ आदिवासी गांव मगिया टोला में एक समय ऐसा भी था जब बच्चे झोपड़ी में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर थे, लेकिन जब इस गंभीर मुद्दे को इंडिया टाउन न्यूज ने प्रमुखता से उठाया तब जाकर प्रशासन जागा। आपको बता दें, आज उसी गांव में एक नया पक्का स्कूल भवन बनकर तैयार है और बच्चे अब बेहतर माहौल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो वहीं ये तस्वीरें हैं छुरिया ब्लॉक के आदिवासी बहुल ग्राम मगिया टोला की, जहां कभी बच्चे लाल पट्टी और झोपड़ी में बैठकर पढ़ाई करते थे। आज वहां एक नया स्कूल भवन बनकर तैयार हो चुका है। मगिया टोला जैसे दूरस्थ गांव में लंबे समय से शिक्षा की मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। स्कूल भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका था, जिसके चलते ग्रामीणों ने खुद झोपड़ी बनाकर बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की थी। जब इस मुद्दे को इंडिया टाउन न्यूज ने प्रमुखता से उठाया तो प्रशासन हरकत में आया। तो वहीं जिला शिक्षा अधिकारी प्रभास कुमार बघेल ने खुद स्थल का निरीक्षण किया और स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर को वस्तु स्थिति से अवगत कराया। इसके बाद कलेक्टर ने मगिया टोला में नवीन शाला भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की और 1 साल के भीतर यह स्कूल बनकर तैयार भी हो गया। आज मगिया टोला के बच्चे पक्के भवन में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। यह बदलाव एक उदाहरण है कि जब मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाए और प्रशासन सक्रिय हो जाए तो बदलाव संभव है। के ग्राम मंगिया टोला में जो है झोपड़ी नुमा स्कूल में बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे थे आज से साल भर पहले, जिसको जो है इंडिया टाउन न्यूज ने जो है प्रमुखता से उठाया, जिसके चलते जो है जिला शिक्षा अधिकारी जो है जाके ग्राम मंगिया टोला में जो है उस गांव में पहुंचकर जो है वहां पे बच्चों को जो है झोपड़ी नुमा और जर्जर स्कूल के हालात को देखा। उसके उपरांत जो है उन्होंने वस्तु स्थिति से जिले के कलेक्टर को अवगत कराया और इस पर जो है तत्काल संज्ञान लेते हुए नवीन भवन का जो है स्वीकृति प्रदान किया गया। 1 साल बाद जो है स्कूल भवन जो है बन के तैयार हुआ। ग्रामीणों द्वारा जो है इस भवन का जो है लोकार्पण करके जो है बच्चे अब जो है नवीन शाला भवन में पढ़ाई कर रहे हैं और बच्चे काफ़ी खुश हैं, ग्रामीण भी काफ़ी खुश है। कम से कम जो है आज़ादी के 50 साल बाद जो है शिक्षा का जो है मंदिर जो है बन के जो है उस गांव में तैयार हुआ। और मज़ेदार बात यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी जो है इसमें जो है लगातार जो है इंटरेस्ट लेते हुए 3 बार जो है ग्राम मंगिया टोला पहुँचे और निर्माण कार्यों का अवलोकन करते रहे। और इस भवन के बनने से बच्चों को जो है काफ़ी उत्सुकता है और ग्रामीणों में भी काफ़ी उत्सुकता है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राधेश्याम शर्मा, छुरिया। खैरागढ़ से बड़ी खबर है, जहां खैरागढ़ का सिविल अस्पताल एक बार फिर लापरवाही की शर्मनाक मिसाल बना है। जहां इलाज की आस में एक युवक तड़पता रहा, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर और नर्स गहरी नींद में सो रहे। नतीजा ये निकला कि एक परिवार का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। दरअसल 34 वर्षीय विजेंद्र चौरे अंबेडकर वार्ड निवासी और अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य, जिसे अचानक सीने में जलन हुई। परिजन उसे तुरंत सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल में ना तो डॉक्टर थे और ना ही कोई नर्स। परिजन कभी डॉक्टरों के क्वार्टर के बाहर खटखटाते रहे तो कभी अस्पताल परिसर में मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था।
करीब आधे घंटे बाद नर्स धनेश्वरी साहू नींद से उठी, लेकिन डॉक्टर को बुलाने के बजाय परिजनों को ही भेज दिया। डॉक्टर आशीष जैन जब तक नीचे पहुंचे तब तक काफी देर हो चुकी थी। इलाज शुरू होते होते विजेंद्र की मौत हो गई। विजेंद्र के निधन के बाद परिजन और बौद्ध समाज के लोग गुस्से में। अस्पताल के बाहर जमकर प्रदर्शन हुआ, क्योंकि सही वक्त पर इलाज न मिलना एक जिंदगी को छीन ले गया। सवाल है कि कब तक सरकारी अस्पतालों में मरीज यूं ही तड़पते रहेंगे और जिम्मेदार नींद में डूबे रहेंगे। दरवाजा खटखटाया, बहुत देर तक खटखटाया तो कोई नहीं निकला। उसके बाद फिर चिल्लाया। उसके बाद दरवाजा खुले टाइम में मैं बोली खोली है तो आएगी, तो मैं बोली चलो थोड़ा बहुत फ्रेश हो रही होगी ऐसे बोल। उसके बाद फिर भी नहीं, फिर गया तो उठी तो मैं बोलती हूँ, ये बोले कि मैडम कैसे कोई नहीं है, तो बोलती जाओ ऊपर है डॉक्टर तो उसको बुला के लाओ, अपना बाहर नहीं निकली, वही से बताई उनको बुला के लाओ। उनको बुला के आई तो पेशेंट से पूछे कैसे लग रहा है, तो बोले कि सर छाती में जलन है, बहुत कमजोरी लग रहा है और हाथ में दर्द है, ऐसे बस बोले। उसके बाद फिर मैं नर्स को बुलाने गई, जब नर्स को बुला के लाई, फिर एक झुक और बुला के ला बोले, फिर बुलाने गए। फिर वो पर्ची बना रहे थे, उतने ही समय इनका ज्यादा ये हो गया होगा ना, पर्ची बना रहे थे और बहुत ज्यादा हालत डाउन हो गया था। और मेरे हिसाब से तो वो डॉक्टर पहुंचे ना उतने समय वो जाने के कगार में। डॉक्टर कितना देर में? डॉक्टर तो पहले तो आधा एक घंटा तो ढूंढे। डॉक्टर लिखने में ये था, दवाई उवाई पर्ची बना रहा था तो ये जो पूछ रहा था उतने समय फिर बुलाई। ऑक्सीजन उपलब्ध था? तो मैं बोली सर इसको ऑक्सीजन लगा दो सर, मतलब सांस लेने में तकलीफ है, तो रुको ना इंजेक्शन लगाने दो फिर लगाते। मैं बोली पहले लगा लो। तो फिर वो इतना बड़ा क्या था डब्बा टाइम में मेरे को पता नहीं। फिर वो जब इंजेक्शन लगा लिए उसके बाद वो नहीं थी, मेरे को पूरा कम हो गए थे उस हिसाब से। उसके बाद उसके नाक में ना ऐसे फुग्गा डाले। बैठ के हर एक इंसान से पूछा हूँ, वहाँ बैठ के हर एक इंसान से पूछा हूँ कि वर्तमान में नर्स और डॉक्टर कोई यहाँ पे आप लोग कितने देर से हो, आप कल से हो, आज से हो, यहाँ पे वर्तमान में कौन है, कैसा है, कितने समय आते हैं, कितने देर में मिल जाएंगे, कितने समय, वर्तमान में 1 सेकंड में इतना इमरजेंसी केस है, वर्तमान में मैं किसके पास जाऊँ। वहाँ बैठ के हर एक नागरिक से पूछा हूँ, वहाँ पे वर्तमान में हर एक नागरिक से, किसी नागरिक को नहीं पता है कि इस हॉस्पिटल में कितने समय कौन डॉक्टर, कितने समय कौन नर्स, कौन थी वर्तमान में, किसी को नहीं पता है। वहाँ हर एक मरीज से पूछा हूँ, ऑक्सीजन वर्तमान में नहीं था, वो लास्ट में लाए गए हैं ऑक्सीजन को, वहाँ नहीं था। वो भी चिकित्सकों की लापरवाही के चलते, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो दयनीय स्थिति है, क्योंकि मुझे भी अवगत होता है समाज के माध्यम से। कल भी एक हमारे समाज में गमी हुई है, उनके द्वारा भी पहुंचाया गया था हॉस्पिटल, उसमें कोई व्यवस्था नहीं करके ऐसे बताते हैं। और हम लोग सोचे थे कि आज पूरा समाज आज अस्पताल के पास में जाएंगे, जो आज 6:30 बजे गया, आधा 1 घंटा तक के जो प्रतिक्रिया हुई है उससे हम लोग भी समाज दुखी है और इस पे कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, मुझे जो जानकारी जो मिली है आज सवेरे उनके परिजनों से, वार्डवासियों से, अम्बेडकर वार्ड का एक नवयुवक 21 साल का था, जिसे सवेरे स्वास्थ्य खराब होने पर हॉस्पिटल खैरागढ़ सिविल अस्पताल, जिला अस्पताल ले जाया गया। और वहाँ पर सुबह जाने के बाद देखिए वहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद था ड्यूटी पर, वहाँ पर कोई नर्स नहीं थी, और उनके द्वारा डॉक्टर को बुलाने का प्रयास किया गया तो डॉक्टर ऊपर में सो रहा था, ऐसी हमको जानकारी मिली है। उनके डॉक्टर की लापरवाही की ना इलाज होने के कारण उनकी आज मौत हो गई है। निश्चित रूप में जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल डॉक्टरों को जिम्मेदारी इस बात पर लेनी चाहिए, उसमें जांच होनी चाहिए। इससे पहले भी लगातार स्वास्थ्य विभाग सुर्खियों में रहा है अपने अनिता को लेकर। धनेश्वरी साहू सिस्टर वार्ड में थी और डॉक्टर आयुष जैन थे, वो भी वार्ड में ड्यूटी में थे। 2:30 बजे भी एक केस को उन्होंने देखा है। परिजन जैसे बोल रहे हैं कि अस्पताल में पेश नहीं थे, ऐसा नहीं है, वो लोग अपने अपने रूम में थे। एक जो डॉक्टर ड्यूटी रूम है वो ऊपर में है, तो वो ऊपर में मतलब मंजिल वाले में उसमें थे, और धनेश्वरी साहू सिस्टर नीचे जो नर्सिंग स्टेशन है उसमें थी। और पेशेंट गंभीर था, पेशेंट को इलाज किया गया, परंतु पेशेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हालत होने के कारण वो गुजर गए। नहीं, ऑक्सीजन पेशेंट को लगा है, ऑक्सीजन पेशेंट को लगा, ऑक्सीजन से लेट हो चुका है। नहीं, पेशेंट को रिसर्चिटेट किया गया है डॉक्टर आयुष के द्वारा, और ऐसा मेरे को बताया गया ऑक्सीजन पेशेंट को लगा हुआ था। मैं ना 6:30 बजे मैं क्या बोलते हैं, मेरे को फ़ोन हुआ तो मैं 6:30 बजे पहुंचा था वार्ड में। तो पेशेंट उस समय 6:32 या 6:33 पे मैं पहुंचा, तो पेशेंट एक्सपायर हो गया था। तो पर ऑक्सीजन तो मैं देखा चलते हुए। इस मामले में दोनों से उनको बैठ के इस बारे में जांच करूंगा
खैरागढ़ के ऐतिहासिक राजा फतेह सिंह खेल मैदान में रास गरबा महोत्सव का भव्य आगाज हुआ, जहां बारिश के चलते एक दिन की देरी से शुरू हुए इस बहुप्रतीक्षित आयोजन ने पहले ही दिन भक्ति भाव, उमंग और सांस्कृतिक रंगों से शहर को सराबोर कर दिया। वही 3 दिवसीय इस महोत्सव में हजारों की संख्या में बच्चे, युवक युवतियां और महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में गरबा की थाप पर थिरकते नजर आए। आयोजन को 4 वर्गों में विभाजित किया गया, जिससे हर आयु वर्ग के प्रतिभागियों को मंच मिल सके। पहले दिन मुख्य अतिथि के रूप में नगर दशहरा उत्सव समिति के संरक्षक एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह शामिल हुए। महोत्सव की एक विशेष बात यह रही कि प्रतिदिन उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया जा रहा है। इसके अलावा भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। आयोजकों के अनुसार आगामी 2 दिनों में भी कई रोमांचक प्रस्तुतियां होंगी और समापन पर विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। ये नवरात्रि का पावन पर्व, शारदीय नवरात्रि का ये 9 दिन सालों से नगर पालिका दशहरा उत्सव समिति आयोजित करती आ रही है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें हमारा ये रास गरबा का भी 3 दिवसीय कार्यक्रम जो अपने आप में पूरे जिले और पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा ही लोकप्रिय कार्यक्रम बनता जा रहा है। हजारों की संख्या में माँ दुर्गे की पूजा के लिए, उनकी अर्चना के लिए इस रास गरबा में हर उम्र के बच्चे हो, बड़े हो, नौजवान हो या बुजुर्ग हो, सभी आकर देवी आराधना करते हैं। और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा ही अच्छा और इस पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा ही लोकप्रिय कार्यक्रम रहा है। इसके अलावा 28 तारीख को भी एक छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम लोकरंग का यहाँ नगर दशहरा उत्सव समिति करने जा रही है, और 2 तारीख को दशहरा के दिन में रावण दहन के साथ भव्य आतिशबाजी का भी कार्यक्रम इस पूरे 9 दिन के कार्यक्रम में शामिल है। छत्तीसगढ़ में गौवंश को संवैधानिक दर्जा देते हुए राज्यमाता घोषित करने और एक स्वतंत्र गौ मंत्रालय की स्थापना की मांग को लेकर सैकड़ों गौ सेवकों ने खैरागढ़ कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया, जहां इस जन आंदोलन का नेतृत्व स्वामी ज्योतिरामयानंद दंडी स्वामी ने किया। गौ सेवक जयस्तंभ चौक से नारेबाजी करते हुए रैली की शक्ल में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। गौ सेवकों का आरोप है कि उन्होंने अगस्त माह में मुख्यमंत्री को 5 लाख से अधिक पत्र भेजे थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर 1 सितंबर तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो राज्यव्यापी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पूरे देश में इस समय गौ सम्मान यात्रा चल रही है। गौ माता को उनका सही सम्मान दिलाने के लिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में गौ से बड़ा कोई नहीं है। 33 करोड़ देवताओं का वास गौ माता, सनातन धर्मी, सनातन हिंदू गौ को अपनी माता कहते हैं। एक रोम में 33 करोड़ देवता, चलती फिरती मूर्ति गौ माता है। आज वही स्थिति है कि पूरे देश में प्रतिदिन 1 लाख गाय काटी जा रही सरकारी आंकड़े के अनुसार, और बिना आंकड़ा तो आप समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ में वैसे ही कहने के लिए तो गौ हत्या बंद है, पर सैकड़ों गाड़ियां कटने के लिए प्रतिदिन यहाँ से जा रही है। आप जिस रोड को देखिए सब गौ माता के खून से रंगी हुई है। इसीलिए पूरे देश में पूज्य ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अवधेश्वर जी महाराज जी गौ माता को पूरे देश में राष्ट्र माता और प्रदेश में राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए अभियान चल रहा है। गौ न्याय यात्रा हम लोग छत्तीसगढ़ में भी चला रहे हैं। सेवा पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर पिपरिया के जिला भाजपा कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत एवं जीएसटी 2.0 विषय पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री एवं शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। तो वहीं मंत्री यादव के आगमन पर लोक निर्माण विभाग में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री यादव ने आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को विस्तार से समझाया। इसके अलावा मंत्री यादव ने हाल ही में की गई जीएसटी दरों में कटौती को आम जनता के लिए राहतकारी बताया और छुई खदान बुनकर सोसाइटी द्वारा निर्मित वस्त्रों की विशेष प्रशंसा की। इस अवसर पर मंत्री ने सभी हाई स्कूलों में डोम शेड निर्माण और साल्हेवारा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत की घोषणा कर क्षेत्र के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।
आज तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी चुनी हमारे प्रणेता भारतीय जनता के सत्ता बनाने का उस दिन पे यहाँ पे अभी हमारे सेवा में खड़ा कर रहा है अधिक प्रशिक्षण है उसको निकालना। जनवरी माह से बंद पड़ा नया पंजीयन एक बार फिर 17 सितंबर से शुरू कर दिया गया। इसी कड़ी में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स ने भाग लिया। शिविर का उद्देश्य पीएम स्वनिधि योजना की जानकारी देना और वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सहयोग करना था। तो वहीं शिविर को लोक कल्याण मेला पीएम स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने की पहल के अंतर्गत आयोजित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के 15,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। समय पर भुगतान करने पर उन्हें 7% तक ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी। इसके अलावा नियमित और समय पर भुगतान करने वाले लाभार्थी भविष्य में 25,000 रुपए और फिर 50,000 रुपए तक का भी लोन प्राप्त कर सकते हैं। अधिकारियों ने बताया इस योजना से न केवल वेंडर्स को आर्थिक सहायता मिल रही है बल्कि वे सम्मान पूर्वक और आत्मनिर्भर जीवन जीने की दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हैं। इस मौके पर योजना से लाभान्वित कुछ वेंडर्स ने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। योजना जो जनवरी से जिसमें नया पंजीयन होना बंद था वो अभी दिनांक 17 सितंबर से फिर प्रारंभ हुआ है, जिसमें आंशिक रूप से संशोधन किया गया है कि पहले किश्त में 15,000, दूसरे किश्त में 25,000 और तीसरे किश्त में 50,000 रुपए उनको ग्राहियों को मिलना है। ये योजना बेसिकली स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है कि उनके व्यापार को प्रमोट कर पाए, इसलिए ये योजना है। तो क्योंकि अभी फिर से शुरू हुआ है इसलिए बैंकर्स को बुला के एक शिविर आयोजित किया गया है। पूरा देश इस समय मां दुर्गा की भक्ति में डूबा हुआ है। आपको बता दें नवरात्रि के पावन अवसर पर राजनांदगांव में भी श्रद्धा और उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां शहर में जगह जगह गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां युवा पारंपरिक परिधानों में सज धज कर मां की आराधना में मग्न है। ऐसा एक आयोजन किया गया लायंस क्लब द्वारा जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नवरात्रि के रंग में रंगा राजनांदगांव के हर गली हर चौक पर मां दुर्गा की आराधना का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। भक्ति, संगीत और संस्कृति का द्वितीय संगम इन आयोजनों में दिखाई देता है। आपको बता दें लायंस क्लब द्वारा आयोजित गरबा महोत्सव में युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। नवरात्रि के इस पर्व पर राजनांदगांव में भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम लोगों को एकजुट कर रहा है। मां दुर्गा की आराधना और गरबा की गूंज से शहर का हर कोना कोना गूंज रहा है। भिलाई के जामुल से डोंगरगढ़ के लिए लगभग 30 से 40 लोगों की एक पदयात्रा शुरू हुई है जो राजनांदगांव पहुंची है। आपको बता दें यह पदयात्रा लगभग 100 किलोमीटर लंबी है और इसे 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के साथ निकाला गया है। आपको बता दें इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण और सनातन धर्म की रक्षा करना है। तो वहीं पदयात्रा में शामिल सभी लोग इन 3 संकल्पों के लिए जागरूकता फैलाने के साथ साथ समाज में सकारात्मक संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यह पदयात्रा जामुल से शुरू होकर डोंगरगढ़ में समाप्त होगी। इस पदयात्रा का आयोजन दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे ने किया है, जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण और संस्कृति की रक्षा को लेकर इस अभियान की अगुवाई की है। इस पहल से समाज में बेटी बचाने और पढ़ाने के महत्व को लेकर नई ऊर्जा और जागरूकता आने की उम्मीद है। साथ ही सनातन धर्म की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा को लेकर भी लोगों में नई चेतना जागृत होगी। हमारी ये पदयात्रा 100 किलोमीटर की पदयात्रा है जिसमें हम जामुल से डोंगरगढ़ के लिए हम जा रहे हैं। अभी हम राजनांदगांव के जिले में पहुंचे हैं। यहाँ से चौक चौराहों पे माता रानी का दरबार लगा हुआ है। सभी माता रानी 9 रूपों का आशीर्वाद लेते हुए हम डोंगरगढ़ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और ये पदयात्रा केवल व्यक्तिगत पदयात्रा नहीं है, ये संकल्पों की पदयात्रा है जो हम 3 संकल्पों को लेकर मातृ शक्तियां पूरा कर रहे हैं। हमारा पहला संकल्प है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, दूसरा संकल्प है नारी सशक्तिकरण और तीसरा संकल्प है सत्य सनातन धर्म की रक्षा। नगर सेना बाढ़ बचाव दल द्वारा वर्षा काल को ध्यान में रखते हुए राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज के पास स्थित रानी सागर तालाब में बाढ़ जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जहां इस अभ्यास का उद्देश्य जिले में आपदा प्रबंधन की तैयारियों का आकलन करना, नागरिकों को जागरूक बनाना और सभी संबंधी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा।
आपको बता दें, यह मॉक ड्रिल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित की गई। इस दौरान नगर सेना, अग्निशमन विभाग, आपातकालीन सेवाएं, बाढ़ आपदा दल और आपदा मित्र टीम ने संयुक्त रूप से भाग लिया और अपनी तत्परता का प्रदर्शन किया। इस दौरान अपर कलेक्टर विश्वास कुमार ने अभ्यास के दौरान कहा कि इस प्रकार की मॉक ड्रिल हमें न सिर्फ हमारी तैयारियों को परखने का अवसर देती है, बल्कि सुधार की संभावनाओं को भी उजागर करती है। वहीं नागरिकों को जागरूक करना और विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना ही इसका अहम उद्देश्य है। भारत सरकार गृह मंत्रालय एवं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन तथा जिला प्रशासन की ओर से आदरणीय कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में आज बाढ़ एवं बाढ़ राहत आपदा के संबंध में आज पूर्वाभ्यास रानी सागर तालाब जिला राजनांदगांव में किया जा रहा है। इसमें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से हमें एक इंसिडेंट दिया गया है कि शिवनाथ नदी में बाढ़ के हालात हैं और मोंगरा जलाशय, मोंगरा जो बैराज है उसमें से 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और कुछ गांववासी जो है वहां पे फंसे हुए हैं। ये हमारा आज का एक इंसिडेंट था। इस इंसिडेंट में हम किस प्रकार से तैयारियां रखेंगे, जिला प्रशासन एवं जिला प्रशासन का जो कंट्रोल रूम है, स्वास्थ्य लाइन डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, परिवहन विभाग और इसके अलावा जन जागरूकता के लिए PRO, इन सभी के कोऑर्डिनेशन के लिए पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। राजनांदगांव के लेबर कॉलोनी स्थित प्रगति मैदान में रावण दहन कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आपको बता दें, वार्ड वासियों ने कार्यक्रम स्थल को असुरक्षित बताते हुए विरोध जताया है और प्रशासन से इसकी अनुमति रद्द करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर ऑर्केस्ट्रा में फिल्मी गाने बजाए गए या फिर भीड़भाड़ और पटाखों की वजह से जान माल का खतरा उत्पन्न हुआ तो वे सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देंगे। आपको बता दें कि प्रगति मैदान में इस बार दुर्गा पूजा का पंडाल स्थापित किया गया है, लेकिन मैदान का बड़ा हिस्सा अब सड़क निर्माण की वजह से संकुचित हो गया है। ऐसे में रावण दहन जैसे बड़े आयोजन के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि छोटे से क्षेत्र में इस तरह के आयोजन से भगदड़, आगजनी और सुरक्षा से जुड़े गंभीर खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। वार्ड वासियों ने सिटी कोतवाली पहुंचकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने निवेदन किया कि रावण दहन का आयोजन किसी अन्य सुरक्षित स्थल जैसे ठाकुर प्यारेलाल मैदान में स्थानांतरित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी मांगों को अनदेखा किया गया और कार्यक्रम में फिल्मी गानों पर ऑर्केस्ट्रा हुआ तो वे खुद थाने में जाकर सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देंगे। हमारे यहाँ मामला एक छोटा सा था, लेकिन उसको पेचीदा कर दिया गया है। हमारे यहाँ दुर्गा दशहरा दोनों कार्यक्रम होता था, लेकिन विगत इस बार माता रानी 10 दिन के लिए विराजमान है, इसलिए हम लोग उसको गुरुवार के दिन विसर्जन नहीं करते हैं। दशहरा के दिन सुबह विसर्जन होती थी हर साल, लेकिन इस बार दशहरा के दूसरे दिन विसर्जन होना है सुबह। तो हम चाहते थे कि हमारे यहाँ मोहल्ले में कुछ महिलाएं हैं 10-12 लोग, वो लोग पिछले चुनाव की वजह से राजनीति करना है करके 2 साल से जला रहे हैं और 35 साल से हम लोग दुर्गा दशहरा हम ही लोग करते थे, लेकिन ग्राउंड छोटा होने के कारण, जगह कम होने के कारण, आतिशबाजी का कोई दुर्घटना ना घट जाए करने के कारण हम लोग 2 वर्ष से बंद कर दिया जलाना। लेकिन उसको हम चाहते थे प्याला स्कूल में जले, लेकिन ये लोग को राजनीति करना करके वहीं जला दिए, तो हम लोग उसका विरोध भी नहीं किए। चलो ठीक है, महिला लोग जला रहे हैं, कौन बोले करके। लेकिन अभी माता जी 10 दिन के लिए बैठना है, इसके वजह से हम लोग एक दिन माता रानी जो दशहरा के दिन हम लोग काटू श्याम जी का कार्यक्रम करा रहे हैं। माता रानी बैठेगी और दशहरा के दूसरे दिन सुबह विसर्जन हो जाएगी। हमारा ये कहना है, या तो इनको दशहरा के दिन इनका रावण जलाने का जो कार्यक्रम है एक दिन आगे बढ़ा ले, या उसी दिन जलाना चाहते हैं तो और कार्यक्रम कराना चाहते हैं। प्यारेलाल स्कूल खाली है जगह, वार्ड में ही है, प्यारेलाल बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ दशहरा कार्यक्रम कर ले, वहाँ रावण जला ले और जो कुछ करना कार्यक्रम कर ले, कोई दिक्कत नहीं। लगा हुआ है मोहल्ले से, लगा हुआ है, स्कूल भी लगा हुआ है मोहल्ले से। तो वो लोग नहीं चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं हम वहीं पे जलाएंगे, वहीं पे ऑर्केस्ट्रा करेंगे। लेकिन हम सबके मोहल्ले वाले चाहते हैं कि माता रानी यदि बैठी है तो वहाँ फिल्मी गीत, ऑर्केस्ट्रा इस प्रकार तो नहीं चलेगा। छुरिया ब्लॉक अंतर्गत शहीद ग्राम बादरटोला में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जहां इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हिरेंद्र साहू के नेतृत्व में भाजपा कुमारदा मंडल के कार्यकर्ताओं ने शहीद रामाधीन गोंड के स्मारक स्थल की सफाई कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान स्मारक परिसर की सफाई के साथ साथ शहीद रामाधीन गोंड की प्रतिमा को भी फूल मालाओं से अलंकृत कर पूजा अर्चना की गई। बता दें कि भाजपा द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का उद्देश्य गांव में स्वच्छता और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। 17 सितंबर से
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में अनेकों कार्यक्रम के माध्यम से हम मना रहे हैं। उसी संदर्भ में खुज्जी विधानसभा के आदर्श शहीद ग्राम बादरा टोला में वीर सपूत शहीद रामाधीन गोड़ की शहीद स्मारक में साफ सफाई कर मल्य अर्पण किया गया और हमारे क्रोधा दीनदयाल उपाध्याय जी का भी वहां पे जयंती के रूप में मल्य अर्पण किया गया।